हेलो व्यूअर्स, मैं शुभम इनसाइट्स इंडिया की ओर से आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूँ। मान लो आप एक सुंदर सी चिड़िया हो और कोई आके आपको पिंजरे में बंद कर दे, वहाँ आपको खाना भी ना दे, पानी भी ना दे, तो आपको कैसा लगेगा? खुद को इस पिंजरे से कैसे निकालोगे, ये सोच रहे हो ना? जी हाँ, आज़ादी। ये जो हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं, इसे पाने के लिए कितने देश के क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। 10 मई 1857 को अंग्रेज शासन के विरुद्ध भारत में क्रांति की पहली लौ जली और उचित योजना के अभाव के कारण क्रांति को दबा दिया गया। इसके चलते 30 साल बाद ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए एक संगठन बनाई गई। महान बलिदानों के कारण 90 सालों के बाद 1947 में भारत को आज़ादी मिली, जहां महात्मा गांधी अहिंसा रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध कर रहे थे और लड़ाई लड़ रहे थे। वहीं क्रांतिकारियों ने देश को अंग्रेजों की पकड़ से मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमें उन महान क्रांतिकारियों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और हमारे लिए बलिदान की मिसाल कायम की। तो चलिए इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर उन महान क्रांतिकारियों को याद करते हैं। वो दिन 23 मार्च 1931 की शाम थी। लाहौर की सेंट्रल जेल में सन्नाटा छा गया। सभी सरकारी और पुलिस अधिकारी फांसी के तख्ते पर चारों ओर खड़े हो गए। यहाँ आज 3 लोगों को फांसी दी जाएगी। 3 युवकों को ऐसे क्रूर माहौल में लाया गया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें फांसी होने का डर सता नहीं रहा। वो नवयुवक थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ठीक 7:30 बजे जेल की खतरे की घंटी बजी और 3 युवक देशभक्ति के गीत गाते हुए फांसी घर की ओर चल पड़े। वो गीत था, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। अचानक भगत सिंह अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर के पास खड़े होकर बोले, आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हैं। बहुत खुश नसीब हैं आप। और तीनों ने नारा लगाया, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। तीनों क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सियां बांध दी गई और जल्लाद ने उनके चेहरे पर काले कपड़े से ढक दिए। जेलर ने रुमाल हिलाकर इशारा देते ही जल्लाद ने फांसी की रस्सी खींच ली। बस कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया और तीनों शहीदों का लाश वहीं पड़े थे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के ललितपुर जिले के बंगा गांव में एक सिख परिवार में सरदार किशन सिंह संधू और विद्यावती के घर हुआ था। संजोगवश उसी दिन भगत सिंह के पिता और उनके चाचाओं को जेल से रिहा किया गया था। भगत सिंह के चाची को लगा यह बच्चा बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि उसके आने से ही उनके तीनों बेटे जेल से रिहा हो गए। इसीलिए उन्होंने लड़के का नाम भाग्यशाली रखा, लेकिन बाद में उन्हें भगत सिंह के नाम से जाना गया। जब भगत सिंह 4th कक्षा में पढ़ रहे थे तो एक दिन उन्होंने अपने सहपाठियों से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सभी बच्चों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं सरकारी अधिकारी बनना चाहता हूँ, तो कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, ऐसे बोले। लेकिन भगत सिंह ने कहा जब वो बड़ा होंगे तो अंग्रेजों को भारत से निकाल देंगे। भगत सिंह की रगों में बचपन से ही देशभक्ति का खून बहता था। जब भगत सिंह 12 वर्ष के थे तब उनको न्यूज़पेपर से पता चला कि अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। जनरल डायर नामक एक राक्षस ने यहाँ एक सभा में बड़ी संख्या में जुटे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। अंग्रेज सैनिक काफी देर तक निर्दोष लोगों पर गोलीबारी करते रहे। यहाँ से भागने का भी कोई रास्ता नहीं था। गोलीबारी में महिला और बच्चे समेत अनगिनत लोग मारे गए और 1000 लोग घायल हो गए।
इस घटना का बालक भगत सिंह के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अगले दिन वह स्कूल से घर नहीं लौटे, सीधा जलियांवाला बाग पहुंच गए। भगत सिंह निर्दोष देशवासियों के खून से सनी मिट्टी को अपने सर पे लगाया और एक बोतल में भर लिया। ये मिट्टी अपने हाथ में ली और अंग्रेज से बदला लेने की कसम खाई। भगत सिंह के प्रारंभिक शिक्षा बंगा प्राइमरी स्कूल में हुई। आगे की शिक्षा के लिए वो लाहौर चले गए। गदर आंदोलन ने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी। शहीद करतार सिंह सराभा उनके आदर्श बने। परिणाम स्वरूप देश की स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी इच्छा प्रबल हो गई। 1923 में भगत सिंह ने पंजाब हिंदी सम्मेलन द्वारा आयोजित एक निबंध प्रतियोगिता जीती। पंजाब हिंदी साहित्य सम्मेलन के महासचिव प्रोफेसर भीमसेन विद्यालंकार समेत सभी सदस्य बहुत प्रभावित हुए। युवावस्था में भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई में मन ना लगने के कारण उन्होंने संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आज़ादी के बारे में उनका ज्ञान बढ़ता गया, इसमें शामिल होने की इच्छा प्रबल होती गई। उन्होंने रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ बंगाल से संबंध स्थापित किए, जो इस समय स्वतंत्रता संग्राम के केंद्र में थी। उनके नेता सत्येंद्रनाथ सन्याल थे। पार्टी के सदस्यता बचाने के लिए यही शर्त था कि नेताओं के द्वारा स्वतंत्रता संबंधित कार्य के लिए जिसको याद किया जाएगा वो घर छोड़ने के लिए तैयार रहेंगे। भगत सिंह के चाची उसका शादी कराना चाहते थे। उन्होंने उसके लिए लड़की भी देख ली, लेकिन जिस दिन शादी का दिन तय हुआ उसी दिन भगत सिंह ने घर छोड़ दिया। जाते समय उन्होंने परिवार के नाम एक चिट्ठी छोड़ा, जिसमें लिखा था, मेरी जिंदगी का लक्ष्य है, मैं देश की आजादी के लिए लड़ना चाहता हूँ। मैं सांसारिक सुखों में शामिल नहीं होना चाहता। मेरे उपनयन के अवसर पर चाचा ने मुझसे एक पवित्र वचन लिया था। आज मैं उन्हें वचन देता हूँ कि मैं स्वयं देश के लिए अपना बलिदान दूंगा। बाद में भगत सिंह कानपुर आ गए। तभी उन्हें प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप के बारे में खबर मिली, जो उस समय देश के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख पत्रिका मानी जाती थी। उन्होंने भगत सिंह को अपनी प्रेस में नियुक्त किया। धीरे धीरे भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह के संपर्क में आए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। बाद में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अन्य सदस्यों ने संगठन को समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। 1926 में भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा और अन्य साथियों ने समाजवादी आदर्शों का प्रचार करने, ब्रिटिश शासन को खारिज करने के लिए संघर्ष का आवश्यकता समझाने और युवाओं को पार्टियों में शामिल करने के लिए नौजवान भारत सभा का गठन किया। 1920 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो भगत सिंह ने केवल 13 वर्ष की उम्र में ही इसमें भाग लिया। उन्हें पूरी आशा थी कि गांधी जी एक दिन भारत को आज़ादी दिलाएंगे। 1922 में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में एक सभा आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्युक्त आंदोलनकारियों ने पुलिस के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया देने के लिए 22 पुलिस कर्मियों को एक थाने में बंद कर दिया और आग लगा दी। आग में सभी पुलिस कर्मियों जल के राख हो गए। इससे पहले ऐसे ही कुछ हिंसक घटनाएं बॉम्बे और मद्रास में हुई थी। इन घटनाओं से महात्मा गांधी बहुत दुखी हुए, क्योंकि वो अहिंसा के समर्थक थे और बिना रक्तपात के आज़ादी चाहते थे, लेकिन हथियारबंद लड़ा के हिंसा के जरिए आज़ादी हासिल करना चाहते थे। गांधी जी ने पूरे देश में चल रहे असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। भगत सिंह बहुत निराश हुए। उनका मानना था कि 22 पुलिस कर्मियों का हत्या के कारण आंदोलन बंद करना अनुचित है। उन्होंने पूछा कि जब अंग्रेज सरकार ने 19 वर्षीय क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा को बेरहमी से फांसी दे दी तो अहिंसा इन समर्थकों को विरोध क्यों नहीं किया। भगत सिंह समझ नहीं पाए कि ये कैसी अहिंसा है। फिर भगत सिंह का अहिंसा और असहयोग आंदोलन से विश्वास उठ गया। उनका मानना था कि स्वतंत्रता केवल सशस्त्र आंदोलन के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। बाद में भगत सिंह, कार्ल मार्क्स,
फ्रेडरिक एंजल्स और व्लादिमीर लेनिन के सिद्धांतों को गहराई से अध्ययन किया। उनका मानना था कि विभिन्न समुदाय के विशाल आबादियों का कल्याण समाजवादी शासन में ही संभव है। इस बीच पुलिस की नज़र भगत सिंह की गतिविधियों पर पड़ी। पुलिस के जासूस उस पर हमेशा मंडराते रहते थे। एक बार जैसे ही वो अमृतसर की ट्रेन में चढ़े, जासूस ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वो किसी तरह जासूस से बचकर लाहौर पहुंचे। जैसे ही ट्रेन लाहौर पहुंची, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और लाहौर फोर्ट जेल में भेज दिया। भगत सिंह को समझ नहीं आया कि उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया। दरअसल कुछ दिन पहले दशहरा के समारोह के मौके पर निकले एक जुलूस पर किसी ने बम फेंक दिया था, जिसमें कई लोग की मौत हो गई थी। पुलिस को शक था कि बम फेंकने वाला क्रांतिकारियों में भगत सिंह भी शामिल थे। लाहौर जेल में भगत सिंह को बार बार यातनाएं दी गई। अंततः भगत सिंह की अपराध सिद्ध नहीं हो सका और उन्हें रिहा कर दिया गया। खाली चारपाई पर भगत सिंह की ली गई तस्वीर जेल में उनकी यातनाओं की गवाह बनी। देश में क्रांतिकारियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। बम बनाने की ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगत सिंह कलकत्ता की यात्रा की। उन्होंने बम बनाने की कला सत्येंद्रनाथ दास नामक क्रांतिकारी से सीखी। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया, जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा। यहाँ लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका कड़ा विरोध किया गया। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया। लाजपत राय की भी पिटाई की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और लालाजी की मृत्यु हो गई। लाठीचार्ज का आदेश पुलिस अधीक्षक J.S. स्कॉट ने दिया था। भगत सिंह स्कॉट से बदला लेना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक योजना तैयार की। सत्रह दिसंबर 1928 को भगत सिंह और राजगुरु पुलिस स्टेशन के गेट के बाहर छुपे हुए थे। जयगोपाल अपनी साइकिल लेकर गेट के पास ऐसे खड़ा था मानो साइकिल की चेन ठीक कर रहा हो। जयगोपाल का संकेत मिलते ही भगत सिंह और राजगुरु को अपना काम करना था। जैसे कि योजना थी, चंद्रशेखर आजाद भी पिस्तौल लेकर डीएवी कॉलेज के दीवार के पास खड़े हो गए। अपना काम करने के बाद भगत और राजगुरु हॉस्टल की ओर निकलने वाले थे। आजाद उन दोनों को भगाने में मदद करने वाले थे। कुछ ही देर बाद पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स बाहर आए। राजगुरु ने तुरंत जयगोपाल का संकेत पाकर उसे गोली मार दी। भगत सिंह ने भी सैंडर्स पर 3 गोलियां चलाई और दोनों भाग निकले। एक हेड कांस्टेबल उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन आजाद ने उसे मार डाला। क्रांतिकारियों ने पुलिस उपाध्यक्ष J.S. स्कॉट को मारना चाहते थे, लेकिन जयगोपाल ने गलती से सैंडर्स को स्कॉट समझा और इशारा दे दिया। बाद में पता चला कि लालाजी सैंडर्स की लाठी में घायल हुए थे। सैंडर्स की हत्या के बाद लाहौर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। भगत सिंह ने अपनी दाढ़ी मुंडवा ली और अमेरिकी भेष में अंग्रेजों को चकमा देकर ट्रेन से लाहौर भाग निकले। दुर्गा जी उनकी मेम साहब बनी और राजगुरु उनके नौकर। सन 1927-28 में अंग्रेज सरकार देश में चल रहे श्रमिक आंदोलन को दबाने के लिए एक लेबर बिल लाना चाहती थी। इस बिल का विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ साथ जनता भी विरोध कर रही थी। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर और पर्चे बांटकर इस बिल का विरोध करने का निश्चय किया। 29 अप्रैल सन 1929 को जब असेंबली शुरू हुआ तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंक दिया। जैसे ही बम फटा, सेंट्रल असेंबली में दंगा हो गया, लेकिन कुछ ही मिनट में असेंबली हॉल खाली हो गया। सदन के स्पीकर उनकी कुर्सी के नीचे छुपे हुए थे। केवल 3 ही लोग कुर्सी में बैठे रहे। वो थे मोतीलाल नेहरू, मदन लाल मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना।
दो नौजवान ऊपर गैलरी में खड़े होकर इनकलाब जिंदाबाद का नारे लगा रहे थे और पोस्टर फेंक रहे थे। भगत और बटुकेश्वर ने खुद को गिरफ्तार करवा लिया। इस घटना में कोई भी मारा या घायल नहीं हुआ। भगत सिंह और बटुकेश्वर ने दावा किया कि उन्होंने किसी को मारने के लिए बम नहीं फेंका था। उनके बयानों से ये स्पष्ट है कि जिन ब्रिटिश विशेषज्ञ ने इनका निरीक्षण किया उन्होंने भी पाया कि बम इतना शक्तिशाली नहीं था कि किसी को घायल कर सके। सच तो ये था कि बम लोगों से दूर एक खाली जगह पर फेंका गया था। 12 जून 1929 को उन पर हत्या की प्रयास का आरोप लगाया गया। उनकी गिरफ्तारी और मुकदमे के कुछ ही दिनों बाद ही जेपी संडास का हत्याकांड में शामिल होने के बारे में अंग्रेजों को पता चला। भगत, राजगुरु और सुखदेव पर भी हत्या का आरोप लगाया गया। ये देखकर भगत सिंह को लगा कि ये अपने विचारों को सभी तक पहुंचाने और लोगों में क्रांति की भावना पैदा करने का एक अच्छा अवसर हो सकता है। उन्होंने हत्याओं में शामिल होने की बात स्वीकार की और ये सुनकर अंग्रेज अधिकारियों ने उनका पर्दाफाश कर दिया। जेल में भगत सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर कैदियों के अधिकार के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी। इसी दौरान जेल में अंग्रेजी कैदियों को भारतीय कैदियों की तुलना में बेहतर भोजन और अन्य सुविधाएं दी गई। भगत सिंह की मांग थी कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। यह आंदोलन 115 दिन तक चला। अंग्रेज अधिकारियों ने उनको खाना खिलाने की बहुत प्रयास की, लेकिन किसी ने खाने का एक निवाला भी अपने गले से नीचे नहीं उतारा। आखिरकार ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह की सभी मांगें मान ली। इसी घटना से उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई। बाद में 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सुनवाई की गई। भगत सिंह के पिता ने माफीनामा जारी किया। यह बात भगत सिंह को पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने पिता को एक खत लिखा। पिताजी, आपने अपना पूरा जीवन देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया है, लेकिन आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इस महत्वपूर्ण क्षण में इतनी कमजोर कैसे हो गए। मेरा जिंदा रहना मेरा सिद्धांतों से बड़ा नहीं है। हम यहाँ जो कुछ भी लेंगे वो हमारे सभी साथियों के लिए होगा। हम सब एक साथ खड़े हैं। इस संयुक्त अभियान के लिए हमें जो कीमत चुकानी पड़े उसका हमें कोई अफसोस नहीं है। 3 मार्च 1931 को भगत सिंह का परिवार उनसे मिलने जेल आया। ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। हर कोई दुखी था, लेकिन भगत सिंह के चेहरे पर शोक का कोई नामो निशान नहीं था। उन्होंने मुस्कुराते हुए सभी का स्वागत किया। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे मरने के बाद तुम मेरे सबके पास नहीं आओगी, क्योंकि तुम अपना आंसू नहीं रोक पाओगी और लोग कहेंगे कि एक शहीद की माँ रो रही है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी की सजा 24 मार्च को होनी थी, लेकिन अंग्रेज सरकार को डर था कि कहीं कोई फसाद न हो जाए, इसीलिए इनकी फांसी का तारीख और समय बदल दिया गया। वो दिन था 23 मार्च 1931 की शाम। जेल में भगत सिंह लेनिन की आत्मकथा पढ़ रहे थे। तभी एक सिपाही आकर कहा, सरदार जी, अब आपको फांसी देने का समय आ गया है। भगत सिंह ने उत्तर दिया, रुको, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से जुड़ रहा है। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, अब मैं तैयार हूँ। ठीक 7:33 पर उन्होंने स्वयं को भारत माता की वेदी पर समर्पित कर दिया। उनका ये देश के लिए प्यार और बलिदान शायद ही कोई भुला सकता है। बाजुए कातिल में है, वक्त आने पे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, क्या बताए हम जुनूने शौक किस मंजिल में है। भगत सिंह की मिसालों को नई युवा पीढ़ी अपने अंदर संभाले तो देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकते हैं। तो चलिए इस सीरीज का पहला भाग खत्म करते हुए आप सबको हमारी ओर से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।